हाँ, तो अपना जो 10 डेज चैलेंज था उसका ये तीसरी क्लास है, ठीक है, पार्ट 3 है अपना। और अपन वर्ल्ड पॉलिटी का एक सेशन रख चुके हैं, इंडियन पॉलिटी का एक सेशन, और इंडियन पॉलिटी का ही दूसरा सेशन है ये, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। 100 क्वेश्चन आएंगे, जबरदस्त। ऑल चैप्टर रिवीजन है। स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसका पार्ट 2 है। एक एक लाइन की जड़ खोद के निकाला गया प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है पहला क्वेश्चन। दूसरी पंचवर्षीय योजना, अब कनेक्टिविटी कराओ आप, जो फर्स्ट पार्ट था उससे कनेक्टिविटी कराओ। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मेन जो लक्ष्य रखा गया था वो था उद्योग। भाई पहली का तो रखा गया था कृषि, एग्रीकल्चर, और इसका अब रख दिया इंडस्ट्री की। अब हमें इंडस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान देना है, अब उद्योगों पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि फसल अच्छी पैदा हो गई है, अब थोड़ा इंडस्ट्री लगाए, थोड़ा पैसा कमाए। हरित क्रांति के फलस्वरूप जिस वस्तु के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई, समझ तो गए होंगे, वीट में। ग्रीन रिवोल्यूशन की उपरांत हमें किसमें फायदा हुआ? गेहूं की जो फसल है उसमें बहुत अच्छा फायदा हुआ। स्वतंत्र भारत के समक्ष विकास के 2 मॉडल कौन कौन से थे आपको बताइए? पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल, दोनों थे। तो दोनों का मतलब है ए व बी दोनों, मतलब ये डेवलपमेंट भी इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें तो 2 मॉडल्स थे, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट। दोनों मॉडल जो थे हमारे स्वतंत्र भारत के सामने थे, लेकिन हमने क्या करा? हमने मिश्रित मॉडल को अपनाया, ठीक है, इनमें से किसी को ही नहीं अपनाया। वामपंथी जो विचारधारा के लोग थे वो किसका समर्थन करते थे? वामपंथी, यानी कि जो लेफ्ट आइडियोलॉजी बोल दो चाहे लेफ्ट विंग बोल दो, ठीक है ना, एक ही बात है। लेफ्ट आइडियोलॉजी बोल दो चाहे लेफ्ट विंग बोल दीजिए, बात एक ही है। जो लेफ्ट आइडियोलॉजी के लोग थे वो किसको मानते थे? तो वो जो थे, डी आंसर है इसका, गरीब तबकों को फायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का वो हमेशा क्या करते थे? समर्थन करते थे। गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट बेनिफिट द पुअर सेक्शंस, ठीक है। अगला है संवर्धी भौतिक प्रवृत्ति और वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का पर्यायवाची, मतलब पर्यायवाची का मतलब होता है सिनोनिम, उनके जैसा माना जाता है, तो वो माना जाता है आधुनिकरण को। मॉडर्न जो चीज आ रही है, मॉडर्नाइजेशन को जो है उसको ज्यादा माना जाता है। जो भौतिक संवर्धी, भौतिक प्रवृत्ति संवर्धी और वैज्ञानिक तर्क बुद्धि वाले जो लोग होते हैं वो आधुनिकरण को मानते हैं। नियोजन के संदर्भ में पूरी दुनिया में सकारात्मक विचार थे। क्यों भाई, क्यों थे? तो देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो गया आपके 2 नंबर का, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन तैयार हो गया, 2 मार्क्स के लिए, ठीक है ना। 2 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको आराम से आंसर देना है। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग, जो टर्म है, प्लानिंग जो टर्म है, इसमें क्या क्या फायदा होता है, मतलब इसके संदर्भ में सभी के अच्छे विचार थे, सकारात्मक विचार थे। क्या कि यूरोप ने महामंदी के पश्चात खुद को खड़ा कर लिया था। जापान और जर्मनी ने युद्ध के विध्वंस को झेलकर अपनी अर्थव्यवस्था को खड़ा कर लिया था। सोवियत संघ ने 1930 से 1940 के दशक की कठिनाइयों के बाद में शानदार आर्थिक प्रगति की। सारे के सारे कारण सही है, ठीक है ना। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। आपका ध्यान रखना, नियोजन के संदर्भ में सारी बातें बिल्कुल सही है। 7वां क्वेश्चन, 1966 की चौथी पंचवर्षीय योजना को सरकार ने विराम देने का फैसला किया। क्यों? द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू पुट एन एंड टू द 4th 5-year प्लान 1966। क्या कारण था? तो इसमें कारण यह था कि इस योजना का जनता ने विरोध किया था? नहीं, भारत गहन आर्थिक संकट में था। बिल्कुल, इंडिया वॉज इन डीप इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी बहुत ज्यादा भारत संकट में था, इकोनॉमिक क्राइसिस में था चौथी पंचवर्षीय योजना में, इसलिए सरकार ने उसको विराम देने का फैसला किया कि नहीं भाई अब ये हो नहीं सकती, क्योंकि हम इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा डाउन चले गए हैं, ठीक है ना। अगला, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी उसका मूल मंत्र क्या था? उसका था रैपिड स्ट्रक्चरल चेंज, यानी कि अब हमें तेज गति से संरचनात्मक विकास या संरचनात्मक बदलाव करना चाहिए, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियां वगैरह लगाओ, ज्यादा से उद्योग धंधों पर ध्यान दो। अगला, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक यानी कि फाउंडर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, इनके फाउंडर कौन थे? इस मतलब कि ऑप्शन आपके सामने है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, पीसी महालनोबिस, ठीक है ना। ये जो है ये इसके फाउंडर थे, वेरी इंपॉर्टेंट, जो अपने दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में भी पढ़ा था अपन ने, बिल्कुल। नेक्स्ट है, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है ये, मतलब कि द ऑथर ऑफ इकोनॉमी ऑफ परमानेंस, ठीक है ना। तो इसके कौन है? जेसी कुमारप्पा, है ना, जेसी कुमारप्पा जो है, बी इज करेक्ट आंसर, जेसी कुमारप्पा। अगला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। भाई क्यों? मतलब हमारी मिक्स इकोनॉमी कहते हैं इंडियन इकोनॉमी को, क्यों कहा जाता है?
क्योंकि भारत में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों ही मॉडल के मिले जुले रूप को अपनाया हमने, ना तो अपने जो है इसको कैपिटलिस्ट को अपनाया और ना ही सोशलिस्ट को, लेकिन इनके मिक्स्ड फॉर्म जो थी, मिक्स्ड रूप को जो है हमने इसको अपनाया। इसलिए हम कहते हैं कि ना तो हमारी पूंजीवादी है और ना हमारी समाजवादी है, इन दोनों का मिश्रित रूप है हमारा, जो हमारी, इसलिए हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। 1960 के दशक में बिहार में अकाल जैसी स्थिति का क्या कारण था? मतलब बिहार में जो है बिल्कुल फेमाइन लाइक सिचुएशन आ गई थी, तो बिहार में खाद्यान्न कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बिल्कुल सही है, और सरकार ने इलाका बंदी की नीति अपना रखी थी, बिल्कुल सही, दोनों बातें सही, ध्यान रखना, ये वजह थी, ठीक है ना। इसलिए क्या हुआ कि जो बिहार में अकाल जैसी स्थिति बहुत ज़्यादा हो गई थी, धान के भी लाले पड़ गए थे। श्वेत क्रांति किस वस्तु की उत्पादन से जुड़ी हुई है? व्हाइट जो रिवोल्यूशन है वो दूध, ठीक है ना, बिल्कुल दूध है, श्वेत क्रांति इसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, हालांकि अपन ने पहले भी ले लिया था, लेकिन फिक्स एग्जैक्ट अपन देखें तो 56 से 61 जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल माना जाता है। उद्योगपतियों ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव, बॉम्बे प्लान, जो अपन ने पिछले सेशन पढ़ा था ना, वो कब तैयार किया था? बॉम्बे प्लान 1944 में, 1944 के अंदर जो है ये बॉम्बे प्लान है, इस प्रपोजल को रेडी किया था। किसके लिए? प्लान्ड इकोनॉमी के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, नियोजित अर्थव्यवस्था के लिए। केरल में विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता चुना उसे क्या कहते हैं? केरला मॉडल, ठीक है। डेवलपमेंट के लिए एक जो पाथ चूज किया गया डेवलपमेंट और प्लानिंग का, उसे बोलते हैं केरल मॉडल। अब खाली जगह भरनी है कि से उन लोगों की तरह संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समुदाय के तरफदारी करते हैं, उनकी बात करते हैं, वो क्या होते हैं? वामपंथी, लेफ्ट विंग। लेफ्ट विंग बोल दो इसको, ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं अपन? लेफ्ट विंग। ये ज्यादा लेफ्टिस्ट नहीं, लेफ्ट विंग बोलना, प्रॉपर एनसीईआरटी की लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट, 1950 से 1980 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था सालाना कितने प्रतिशत धीमी रफ्तार से बढ़ी? 50 से 80 की बात चल रही है। जो हमारी इकोनॉमिकल जो ग्रोथ रेट है वो कितने डाउन चली गई? तो 3 से 3.5% जो है धीमी चली, ठीक है ना, 1950 से 80 के टाइम पीरियड में। 1969 में केंद्र सरकार ने कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था? आपने पढ़ा था, बिल्कुल 14 बैंक का, 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण नेशनलाइज्ड कर दिया था, गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर दिया था, मतलब उस प्राइवेट बैंक्स को। भारत में नियोजन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे प्लानिंग के हमारे इंडिया में? तो वो थे देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना और क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना। बिल्कुल दोनों बातें सही है, यानी इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री और रिड्यूसिंग द रीजनल इम्बैलेंस, ठीक है ना, सी इज करेक्ट आंसर। 1970 में एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था, उसका क्या नाम? 1970 वाला, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन फ्लड, ठीक है ना, एक डेवलपमेंट प्रोग्राम था, स्टार्ट हुआ था 1970 के अंदर, उसका नाम था ऑपरेशन फ्लड, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी अपन ने पढ़ रखा है सब कुछ। ये ट्रू फॉल्स वाले हैं कि सही गलत पर टिक लगाओ। तो पहला है कि गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने के कारण भारत, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों की सहायता हासिल कर सका। जो भारत है ना, वो इसकी भी इसकी भी, इन दोनों की सहायता हासिल कर सका, बात सही है, ठीक है। दूसरा, अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध शुरुआत से ही तनावपूर्ण रहे। नो, हमने हमारे तनावपूर्ण कभी नहीं रहे। शीत युद्ध का असर भारत पाक संबंधों पर भी पड़ा, बिल्कुल ये बात तो है ही, ठीक है, तो ये वाली बात ठीक है। और 1971 की शांति और मैत्री की संधि संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत की निकटता का परिणाम थी ना, ये बिल्कुल बात गलत है। तो दो बातें ठीक है और आपकी क्या बोलते हैं, दो बातें गलत है, इस चीज का अपन को ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या होता है कि ट्रू फॉल्स वाले जो होते हैं ये सीधे सीधे फिल द ब्लैंक्स में भी आ जाते हैं, तो अपन को सारी चीजें ध्यान में रखनी है। साम्यवाद की विरोधी कुछ राजनीतिक पार्टियां भी चाहती थी कि भारत अपनी विदेश नीति अमेरिका के पक्ष में बनाए। निम्नलिखित में से वो कौन कौन से दल या पार्टियां थी? तो ध्यान रखें, वो भारतीय जनसंघ भी थे और स्वतंत्र पार्टी भी थी, ए भी दोनों, ठीक है ना। तो इसका डी इज करेक्ट आंसर अपने हो जाएगा। अगला, भारतीय विदेश नीति के जनक कौन है? फादर ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी या फिर फाउंडर में जनक कौन है? तो उसका आंसर आपको पता ही ना, विदेश नीति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है हमारे विदेश नीति के, मतलब इंडियन फॉरेन पॉलिसी के जनक माने जाते हैं। 25, भारतीय विदेश नीति किन कारकों से प्रभावित है? वो कौन कौन से कारक है जिनसे हमारी
जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है वो अफेक्टेड है, वो कौन से फैक्टर है? तो सांस्कृतिक कारक कोई मतलब नहीं है, घरेलू नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय, घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों है, ध्यान रखना, ठीक है ना। यानी घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनल एंड इंटरनेशनल दोनों फैक्टर जो हैं वो भारतीय विदेश नीति के कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। बार्डुंग सम्मेलन कब संपन्न हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1955 वाला, जो मैंने आपको पहले भी किया था, बार्डुंग कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना। इसकी मैंने पूरी स्टोरी भी सुना रखी है आपको। तो बार्डुंग सम्मेलन 1955। भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषता क्या है? द मेन फीचर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, पंचशील, बिल्कुल से 5 सिद्धांत जो हमारे थे, पंचशील अपने पढ़े भी थे, है ना, कि हम इंटरनल मामलों में इंटरफेयर नहीं करते, किसी की जमीन हड़पाड़ भी नहीं करते, वो सारी बातें मैंने बता रही कि पंचशील तो वेरी इंपॉर्टेंट है ही है, आगे क्वेश्चन में ले लूंगा पंचशील का, चिंता नहीं करें, याद करवा के रखेंगे अपन, है ना। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता हैं, द लीडर या फिर फाउंडर या फादर ऑफ द नॉन अलाइन मूवमेंट, पंडित नेहरू, नासिर, मार्शल टीटो। तो ध्यान रखें, गुट निरपेक्ष आंदोलन में सभी के सभी शामिल थे, उपयुक्त ऑल ऑफ द अबव, जिसमें नेहरू भी थे, नासिर भी थे, मार्शल टीटो भी थे, ठीक है। 29, इंडोनेशिया के एक शहर है बार्डुंग, उसमें कौन सा सम्मेलन 1955 में हुआ? ठीक है ना, अभी अपने बार्डुंग सम्मेलन की बात भी की थी, तो कौन सा सम्मेलन 1955 में हुआ था? ध्यान रखें, तो एफ्रो एशियाई सम्मेलन कहते हैं उसको, जिसको बार्डुंग सम्मेलन भी कहते हैं। उस बार्डुंग के अंदर एफ्रो एशियाई कॉन्फ्रेंस हुआ था, एशियन कॉन्फ्रेंस, यानी एफ्रो एशियाई सम्मेलन जो है वो इंडोनेशिया के शहर बार्डुंग में हुआ था 1955 में, जो अपन पीछे भी जस्ट बात करके आए थे। अगला, पंचशील के सिद्धांत किसके द्वारा घोषित किए गए थे? हु डिक्लेयर द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील? तो वो थे पंडित नेहरू, ध्यान रखें, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। पंचशील की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रमुख चाओ एन लाई, खाली जगह में क्या आ जाएगा? चाओ एन लाई, ये खाली जगह में यहां पर आ जाएगा। यानी कि पंचशील वाज अनाउंस द इंडियाज प्राइम मिनिस्टर नेहरू एंड चाइनाज प्राइमर या फिर चाइनाज प्रेसिडेंट मान लीजिए, वो थे चाओ एन लाई, ठीक है ना। अगला, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो क्या? 1974 में, ठीक है। अगला देखो, निम्न में से भारत ने कब कब परमाणु परीक्षण किए? वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, मई 1974 जो पीछे अपन लेके आ रहे हैं, और मई 1998, ए व बी दोनों, ठीक है ना, बिल्कुल सी इज करेक्ट आंसर अपना। ध्यान रखना, ये हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। 34 आपका मैच द फॉलोइंग है, मिलान है, तो मैंने पहले ही कर दिए हैं। घाना, गाना का संबंध मतलब एन कुमा, ठीक है ना, ये मतलब आदमी का नाम है, ये जगह का नाम है। मिस्र इजिप्ट तो नासिर, ठीक है। और भारत जवाहरलाल नेहरू, सब जानते ही हो। इंडोनेशिया सुकर्णो, और युगोस्लाविया के टीटो, मार्शल टीटो, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये आदमियों के नाम है, ये उनका संबंध किस देश से उनका नाम है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, वो हमारा अनुच्छेद 51 है। अनुच्छेद को इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिकल, ठीक है ना। तो आर्टिकल 51 जो है, ध्यान रखना, आर्टिकल 51 के अंदर हमारे जो है किसकी बात की गई है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, डीपी, ठीक है। अगला, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आईएनए का गठन किसने किया? आईएनए का दूसरा जब विश्व युद्ध हुआ था उस टाइम पे किसने किया आईएनए का? उसी टाइम पे किया था हमारे सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है ना, आईएनए का गठन किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। सन 1971 में भारत पाक युद्ध के पश्चात एक नए देश का जन्म हुआ था, समझ में आ गई ना, बिल्कुल पश्चिमी जो पाकिस्तान है बांग्लादेश के नाम से बन गया, ठीक है, पूरी पाकिस्तान, सॉरी। नाटो का पूरा नाम, नाटो का पूरा नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, NATO की फुल फॉर्म है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, लास्ट गवर्नर बना सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड बेटन, तो समझ में आ गई होगी, सी राजगोपालाचारी जो हैं वो हमारे अंतिम गवर्नर जनरल इंडिया के बने। भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, गुट निरपेक्षता की नीति, बिल्कुल हम हर देश में साथ में मिलकर काम करेंगे। पंचशील सिद्धांत को हम निभाएंगे, जो 5 सिद्धांत है,
और निशस्त्रीकरण का बिल्कुल समर्थन करते हैं, बिल्कुल हथियारों की, वेपन्स की जरूरत नहीं है। साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का भी हम विरोध करते हैं, किसी को गुलाम बनाना और किसी में एम्पायर जबरदस्ती हड़प के साम्राज्य फैलाना हम हमेशा विरोध करते हैं, उपयुक्त सभी। ठीक है ना। तो मतलब 2 मार्क्स के लेवल का क्वेश्चन आपका तैयार हो गया कि भारतीय विदेश नीति के मुख्य पर्पज, मुख्य सिद्धांत, मुख्य खास बातें 4 हैं, चारों ही बहुत बेहद खास है। 41 गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का पहला सम्मेलन कब और कहां हुआ? व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ नॉन लाइक नेशन हेल्ड? बेलग्रेड 1961 में, या फिर काहिरा में, या बार्डुंग में, या लुसाका में? तो ध्यान रखें बेलग्रेड 1961 के अंदर पहला जो है गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का पहला सम्मेलन हुआ। भारत चीन युद्ध, इंडो चाइना वॉर जो हुआ वो कब हुआ? 1961, 1948 या 1962 या 65? समझ में आ गई? तो 1962 भारत चाइना वॉर हुआ था। मैकमोहन रेखा जिन देशों की सीमा बनाती है वह मैकमोहन, ठीक है ना। तो ध्यान रखें द कंट्री दैट डिक्लेयर्ड बाय द मैकमोहन लाइन, तो वो बनाती है भारत और चाइना की, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी ध्यान रखना, मतलब भारत चाइना की सीमा जो मैकमोहन के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अरब इजराइल युद्ध कब हुआ था जिसके बाद पूरा विश्व जो तेल के लिए हाहाकार मच गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है 1973, 1973 जो है वो अरब इजराइल वॉर टेक प्लेस आफ्टर विच देयर वाज जो ऑयल के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है पूरे आउटक्राई हो गया था, बहुत ज्यादा लोग हाहाकार मच गया था। कब? जब अरब इजराइल युद्ध हुआ था 1973 में, ठीक है ना, क्योंकि वो पूरी की पूरी तेल वाली कंट्री है और वही अगर आपस में लड़ लिया तो फिर तेल की कमी होना जायज थी। भारत की साम्यवादी मार्क्सवादी पार्टी स्थापित हुई थी। द कम्युनिस्ट या मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन कब? 62, 61, 64 में, ठीक है ना, 1964 में। नेक्स्ट है किस वर्ष इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्ष के लिए शांति, मित्रता, सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए? इन विच ईयर डिड इंदिरा गांधी साइन अ ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन? तो वो किया था अगस्त 1971 के अंदर, ठीक है ना। डी इज करेक्ट आंसर। पंडित नेहरू के अनुसार हर देश की आजादी बुनियादी तौर पर कौन से संबंधों की बनी होती है? विदेशी संबंधों पर, मतलब फॉरेन जो पॉलिसी है, एक्सटर्नल जो रिलेशन है उसके कैसे हैं, फॉरेन रिलेशन कैसे हैं, वो फॉरेन पॉलिसी कैसी है उस पर डिपेंड करता है, तभी तो फॉरेन पॉलिसी के फादर माने जाते हैं पंडित नेहरू। 49 भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें किसने मध्यस्थता की थी? मीडिएटर कौन था? वो था रशिया, सोवियत संघ, ठीक है ना, यूएसएसआर। ये लग चुकी है 50, अर्धशतक पूरा। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? व्हेन वाज बांग्लादेश फॉर्म्ड? वेरी इंपॉर्टेंट 1971 में, जो पूरी पाकिस्तान था युद्ध के बाद में, भारत पाक युद्ध के बाद में। शिमला समझौता, शिमला एग्रीमेंट का वो सारे फैक्ट है, एक से बड़े एक फैक्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शिमला एग्रीमेंट हुआ था जुलाई 1972 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिमला समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए? यानी हु साइन द शिमला एग्रीमेंट? तो शिमला समझौते पर भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्होंने सिग्नेचर किए थे, वेरी इंपॉर्टेंट है। 53 चीन ने तिब्बत पर कब कब्जा किया, ऑक्यूपाई कर लिया तिब्बत को? आज भी ऑक्यूपाई करके एक तरीके से 1950। चीन और भारत में पंचशील समझौता हुआ कब था? व्हेन वाज द पंचशील एग्रीमेंट बिटवीन चाइना एंड इंडिया? कब हुआ बताओ? जो कि 5 हम कभी भी आपस में जो 5 सिद्धांत उनको फॉलो करेंगे, पंचशील समझौता अपन आगे लेने वाले भी हैं। 1954 में। तिब्बत के धार्मिक नेता थे दलाई लामा, उसने भारत में कब शरण लिया? आपको पता है आज भी हमारे तिब्बत के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। तो तिब्बतियन रिलीजन जो है उन्होंने यहाँ पर शरणार्थी बन के रहने लगे 1959 में, ठीक है ना। तभी 61-62 में युद्ध हुआ। तिब्बत के किस धार्मिक नेता ने भारत में शरण ली? अभी बात कर ही रहे हैं अपन, दलाई लामा। अगला देखो 57 देखिए, नेफा या उत्तर पूर्वी सीमांत किसे कहा जाता है? व्हाट वाज द नेफा एंड नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर? सिक्किम को या फिर अरुणाचल प्रदेश को? बिल्कुल सही आपका आंसर, अरुणाचल प्रदेश। चीन ने जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से के किस क्षेत्र पर अपना अधिकार जताया? चाइना असर्टेड इट्स अथॉरिटी ओवर विच एरिया ऑफ लद्दाख पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो वो अक्साई चीन, अक्साई जो चीन है वहां पर जो है चाइना ने जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले हिस्सा वहां पर अपना अधिकार जमाया। हालांकि लगभग आज अक्साई चीन इंडिया के पास में ही है, ठीक है ना, पूरा बर्फीली जगह है पूरी की पूरी, ठीक है। नेक्स्ट है चीन के द्वारा 1962 में किया गया पहला हमला कब तक चला?
जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश से कुछ महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा कर लिया। ठीक है ना, कब तक चला, तो लगभग 1 वीक। ठीक है ना, कब तक चला, वो 1 वीक तक चला, मतलब 1 सप्ताह तक। नेक्स्ट है, हकीकत फिल्म में किस आक्रमण को दर्शाया गया। हकीकत जो मूवी थी उसमें मतलब तो रियलिटी फिल्म, हालांकि इसका नाम तो हकीकत ही रखा जाएगा, हकीकत जो फिल्म मूवी है ना, उसमें किसकी जो रियलिटी को दिखाया, कौन सा युद्ध को दिखाया जाता है, तो चीन आक्रमण को जो है, चाइना इन्वेशन को दिखाया जाता है। कारगिल संघर्ष किस क्षेत्र को लेकर हुआ था भाई, कारगिल जो युद्ध हुआ वो सियाचिन या कश्मीर, तो समझ गए होंगे आप, कश्मीर को लेकर जो है कारगिल युद्ध हुआ। 62, किसकी मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच में चला आ रहा लंबा जल नदी विवाद फाइनली सुलझ गया। तो ध्यान रखें, विश्व बैंक ने मीडिएटर बना था, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक का मतलब क्या हो गया, वर्ल्ड बैंक। ठीक है ना, तो वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से जो है, जो डिस्प्यूट था इंडिया और पाक के बीच में, रिवर डिस्प्यूट, वो मिट गया। ठीक है, अगला, भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी जल विवाद पर किन किन के मतलब हस्ताक्षर हुए, किन किन हस्ताक्षर हुए, तो हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और जनरल थे अयूब खान। इन दोनों के सिग्नेचर जो है भारत पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी जल विवाद जो था, इंडस रिवर वाटर ट्रीटी, उसमें सिग्नेचर हुए। अगला, कारगिल संघर्ष भारत और पाकिस्तान जो हुआ था, कारगिल संघर्ष भारत में कब हुआ, तो वो हुआ था 1999 के अंदर जो है कारगिल युद्ध हुआ था, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगला देखो, भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी जल संधि पर कब सिग्नेचर हुए, अभी अपन ने पीछे पढ़ा था किसने किए, तो 1960 में किए थे। ठीक है ना, किसने किए थे, अभी ले लिया ना, जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान ने। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी पाकिस्तान के किस क्षेत्र में जीती, किस क्षेत्र में मतलब विजय रही, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी, दक्षिणी या उत्तरी, तो ध्यान रखना पश्चिमी पाकिस्तान में। ठीक है ना, जो वेस्ट पाकिस्तान है वहां पर जो जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी जीती। ठीक है ना, अगला, राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन, उसके सलाहकार का क्या नाम था, जिन्होंने 1970 के जुलाई में पाकिस्तान होते हुए गुपचुप चीन का दौरा किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। व्हाट वाज द नेम ऑफ द एडवाइजर टू प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन हु सेक्रेटरी विजिटेड चाइना वाई पाकिस्तान इन जुलाई 1970, उस बंदे का नाम था हेनरी किसिंजर। ठीक है ना, हेनरी किसिंजर था इसका नाम। बी। 68, अमेरिका पाकिस्तान चीन की दूरी बनती देख भारत ने इसके जवाब में किसके साथ 1971 में शांति और मित्रता की एक 20 वर्षीय संधि पर दस्तखत किए, तथा इसी संधि से भारत को इस बात का आश्वासन मिला कि हमला होने की सूरत में वे भारत की मदद करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विथ होम डिड इंडिया साइन ए 20-year पैक्ट ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप इन 1971 in response to the formation of US-Pakistan China axis and form this treaty, India got assurance that it would help India in case of attack। वो था सोवियत संघ, हमने रशिया से दोस्ती की थी, तभी तो कहते हैं रशिया हमारा मित्र है, दोस्त है। ठीक है। 69, मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग पाकिस्तान के किस क्षेत्र में जीती। अपन ने पीछे जुल्फिकार भुट्टो की पार्टी की बात की थी, तो पश्चिम पाकिस्तान में जीती, और मुजीबुर रहमान की पूर्वी पाकिस्तान का मतलब है ईस्टर्न पाकिस्तान के अंदर जीती। ये देखो 70वां क्वेश्चन, नवंबर 1962 के बाद भारत को अपने सीमित संसाधन खास तौर से रक्षा क्षेत्र में लगाने पड़े, इसके लिए भारत ने किस विभाग की स्थापना की, तो वह था रक्षा उत्पाद विभाग। ठीक है ना, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, उसको हमने उसकी स्थापना की। नवंबर 1965 में भारत ने अपने सीमित संसाधन खास तौर से रक्षा क्षेत्र में लगाने पड़े, तो रक्षा क्षेत्र था, और ये कौन सा, अच्छा सेम ही क्वेश्चन हो गया क्या, खास तौर से सीमित, ठीक कोई बात, 1962, लेकिन नहीं चेंज है, यहाँ पर 1965 है, सेम क्वेश्चन लेकिन ईयर चेंज। बहुत गजब का क्वेश्चन है ये, मैंने आपको पहले भी कहा था। ये है रक्षा आपूर्ति विभाग, अरे एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाया गया भाई। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज, वो तो डिफेंस प्रोडक्शन था, ये सप्लाई है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। 65 है, वो 62 है, वो क्या है 62। साम्यवादी शासन वाले चीन ने किस वर्ष परमाणु परीक्षण किया। इन विच ईयर डिड चाइना अंडर कम्युनिस्ट रूल कंडक्ट ए न्यूक्लियर टेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, अक्टूबर 1964 को चाइना ने जो है परीक्षण किया। अगला देखो, निम्न में से कौन से देश परमाणु शक्ति संपन्न बिरादरी वाले देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी थे,
जिन्होंने दुनिया के अन्य देशों पर 1968 की परमाणु अप्रसार संधि को थोपना चाहा, तो वो हैं सोवियत संघ यानी कि यूनियन जिसको बोलते हैं यूएसएसआर, रशिया, ब्रिटेन, अमेरिका, चाइना और फ्रांस, सभी के सभी जो हैं वो यूनाइटेड नेशन के काउंसिल के परमानेंट मेंबर भी हैं और यही हैं जिन्होंने मतलब 1968 में जो परमाणु अप्रसार संधि जबरदस्ती थोपना चाहा कि जो है परमाणु अप्रसार होना चाहिए, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, मतलब हम तो करेंगे लेकिन आप नहीं कर सकते, जबरदस्त थोपना चाहा, ये वही देश है पांचों के पांचों, याद रखना। 1965 में पाकिस्तान के द्वारा भारत में किए गए हमलों के समय भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ये बताओ। देखें तो लाल बहादुर शास्त्री, छोटे से कद वाले आदमी, बहुत करामाती व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री। अगला आपने ट्रू फॉल्स का है, तो 1967 के चुनाव के बारे में निम्नलिखित में कौन कौन से बयान सही है। तो कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में विजयी रही लेकिन कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव में हार गई, बिल्कुल सही बात है। लोकसभा में जीती थी लेकिन कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हार गई। कांग्रेस लोकसभा के चुनाव भी हारी, विधानसभा ने ऐसा नहीं, लोकसभा के तो जीती थी। कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत, खैर कोई बात नहीं, बाकी तीनों सब गलत है तो एक ही सही है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला, रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद यानी रेल मंत्री से इस्तीफा देने वाले कौन थे, समझ में आ गई ना, बिल्कुल जो अपनी मम्मी के सामने भाषण भी दे रहे थे, पता है क्या, लाल बहादुर शास्त्री, वेरी इंपॉर्टेंट है। पूरी मैंने कहानी सुना रखी इनके बारे में, जबरदस्त, वेरी इंपॉर्टेंट। इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी, यानी कि व्हेन डिड इंदिरा गांधी बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, 1958 में बनी थी, ठीक है ना, 1958 में। अगला, कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद सिंडिकेट की अगुवाई वाले खेमे को क्या कहा गया, वेरी इंपॉर्टेंट। सिंडिकेट खेमा मैंने बहुत जबरदस्त पढ़ा रखा है आपको, सिंडिकेट जो कांग्रेस पार्टी वाला था, तो क्या कहा गया उसको, कांग्रेस ओ, मतलब कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर कांग्रेस ओल्ड, ध्यान रखना है ना, कांग्रेस शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, कांग्रेस ओ, है ना, तो ध्यान रखें ओ, ओके। अगला, इंदिरा गांधी के बारे में कौन सा कथन सही है, 1971 के युद्ध में जीत का श्रेय और परिवर्तन की समाप्ति की, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, आणविक परीक्षण तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठाए, बिल्कुल सभी के सभी बातें सही है। तो गजब की तैयारी हो रही है ना, मजा आ रहा होगा पढ़ पढ़ के कि एक लाइन वाले, 2 लाइन वाले, 3 लाइन वाले भी, 4 लाइन वाले भी, फिल द ब्लैंक्स भी, मैच द फॉलोइंग भी, ट्रू फॉल्स भी, हर तरह के क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, ठीक है ना। 80वां क्वेश्चन, इंडियाज डिसइंटीग्रेटिंग डेमोक्रेसी लेख किसके द्वारा लिखा गया, हु रोट द आर्टिकल इंडियाज डिसइंटीग्रेट डेमोक्रेसी, सी नटराजन, लाल बहादुर शास्त्री, नेवी मैक्सवेल, ध्यान रखना नेवी मैक्सवेल के द्वारा, सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। 80 हो गए भाई। 81 देखो, 1971 के ग्रेट अलायंस के बारे में कौन सा कथन ठीक है, यानी कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ग्रेट अलायंस ऑफ 1971, ठीक है ना, तो कौन सा, इसका गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेस दलों ने किया था, इट वॉज फाउंड बाय नॉन कम्युनिस्ट एंड नॉन कांग्रेस पार्टीज, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है, यही अपना इसका आंसर है। 82, इंडियाज डिसइंटीग्रेटिंग डेमोक्रेसी लेख कहां प्रकाशित किया गया, वेयर वॉज द आर्टिकल इंडिया डिसइंटीग्रेटिंग डेमोक्रेसी पब्लिश्ड, तो क्या था, लंदन टाइम्स में, बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर। 83, लोकसभा के लिए 5वें आम चुनाव कब हुए थे, यानी कि व्हेन वर द 5th जनरल इलेक्शंस टू द लोकसभा हेल्ड, दिसंबर 1970 में या फिर फरवरी 1967 या फरवरी 1971 में, तो ध्यान रखें फरवरी 1971 के अंदर जो है लोकसभा के लिए 5वें आम चुनाव हुए थे, ठीक है ना। फर्स्ट 1952 में हुए थे, वो अपन पहले पढ़ चुके। गरीबी हटाओ का नारा किसका था, इंदिरा गांधी का, ठीक है ना, ये इंदिरा गांधी का नारा था, गरीबी हटाओ। अगला, मूल पार्टी के विभाजन के बाद सोशलिस्ट पार्टियों बाद में बन गई उस संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता निम्न में से कौन बने, यानी हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द लीडर ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी एंड लेटर द यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी आफ्टर स्प्लिट ऑफ द ओरिजिनल पार्टी, दो कौन बने थे, राम मनोहर लोहिया, सही बात है ना, राम मनोहर लोहिया इज करेक्ट आंसर 85 का। जय जवान जय किसान का नारा किनका था, लाल बहादुर शास्त्री जी का, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। 87, निम्न में से कौन से नेता जिन्होंने पिछड़े वर्गों को आरक्षण की मांग कौन करेंगे, पिछड़े वर्गों को मिलना चाहिए, तो बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स, यानी अपन बात करें कि पिछड़े वर्गों आरक्षण की वकालत की थी, तो वो ध्यान रखना कर्पूरी ठाकुर ने भी की थी और राम मनोहर लोहिया ने भी की थी, बिल्कुल सी वाला जो आंसर 87 में ठीक है। 88, बांग्लादेश कब बना, हालांकि इस क्वेश्चन शायद अपने पीछे भी लिया था,
तो बांग्लादेश बना था 1971 में भारत पाक युद्ध में, ठीक है ना, के बाद। कर्पूरी ठाकुर के संबंध में कौन सी बात आपको ठीक लगती है? दिसंबर 1970 और जून 1971 तथा जून 1973 और अप्रैल 1989 के दौरान बिहार की मुख्यमंत्री रही, मजदूर एवं किसान आंदोलन में सक्रिय रही, लोहिया के प्रबल समर्थक रही। बिल्कुल, मैंने तभी तो कहा ना कि एक एक नेता के बारे में पीएचडी करने वाले पर ध्यान रखना, ठीक है ना। तो बिल्कुल से ऑल ऑफ द अबोव करेक्ट आंसर है। चीफ मिनिस्टर रही बिहार की 1970 से लेके जून 1971 तक और जून 1970 से अप्रैल 1971 तक। ये सारी बातें वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गैर कांग्रेसवाद का नारा, यानी कि गिव द स्लोगन या फिर नारा बोल दो, नॉन कांग्रेस, मतलब कांग्रेस नहीं चाहिए, कांग्रेस भगाओ। तो गैर कांग्रेसवाद का जो नारा दिया था राम मनोहर लोहिया ने दिया था। 90 क्वेश्चन। 91 देखो, 1963 में के कामराज के द्वारा लाया गया प्रस्ताव जो कामराज योजना के नाम से मशहूर हुआ, क्या प्रस्ताव था? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 1963 में के कामराज द्वारा लाया गया प्रस्ताव था कि सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि अपेक्षाकृत जो युवा पार्टी कार्यकर्ता है वो कमान संभाल सके। भाई बुजुर्गों हटो अब तो, ठीक है ना, अब तो युवाओं को आने दो। 92 देखो, पहली गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी, किसकी बनी थी? फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड, डीएमके द्वारा तमिलनाडु में या फिर साम्यवादी द्वारा केरल में? तो ध्यान रखना, बिल्कुल है कम्युनिस्टों के द्वारा बनाई गई थी केरला के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट है, पहली गैर कांग्रेस सरकार, मतलब कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टी जो सरकार बनाई वो। ग्रैंड अलायंस में कौन कौन सी पार्टियां शामिल थी बताओ? एसएसपी या पीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल, ऑल ऑफ द एबव। बिल्कुल सभी की सभी पार्टियां ग्रैंड अलायंस में शामिल थी, ठीक है ना। 94, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा जिनका? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखें, यानी जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट के जिनका संबंध रहा होता है वी गिरी, ठीक है ना, वी गिरी, ये इज करेक्ट आंसर। 95 एक फिल इन द ब्लैंक्स था जिसको अपन ने क्वेश्चन बना दिया है। पंजाब में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार को पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार कहा गया, ठीक है ना। तो इंग्लिश हिंदी सेम ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंग्लिश में क्या हो जाएगा कि जो संयुक्त विधायक दल का मतलब होता है ज्वाइंट, अपन बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्टी एक तरीके से, जिसमें काफी सारी पार्टियां मिल जाती है, संयुक्त है ना, ज्वाइंट। विधायक को अपन एमएलए भी बोल सकते हैं, सारे एमएलए मिलके जो बनाते हैं, सारी जो पार्टियां हैं, सारी एमएलए जो है अलग अलग पार्टियों के, वो जो मिलके बनाते हैं वो सरकार को बोलते हैं पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, ठीक है ना, जो पंजाब में बनी थी। आजादी के बाद शुरुआत में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? आजादी के बाद तो हाथ का पंजा ही था, ठीक है ना, ध्यान रखें, हाथ का पंजा जो आज भी हैंड ग्लो हाथ का पंजा ही है, सही बात है ना। आजादी के बाद, लेकिन अच्छा सॉरी अभी है वो, तो क्वेश्चन है कि आजादी के बाद शुरुआत में जो था ना वो दो बैलों की जोड़ी था, ए पेयर ऑफ टू ऑक्सन। बाकी हाथ का पंजा आज वर्तमान में तो हाथ का पंजा ये कांग्रेस का, ठीक है ना, पहले जो था, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब उनका निधन हुआ तो उस टाइम पर अध्यक्ष थे के कामराज, ठीक है ना। प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस के? जब उनका निधन हुआ, डेथ हुई, तो के कामराज। इंदिरा गांधी द्वारा भूतपूर्व राजा महाराजाओं को प्राप्त विशेषाधिकार यानी प्रीपर्स, उसको समाप्त कर दिया था। मैंने पूरी स्टोरी सुना रखी है आपको। समाप्त करने जैसी कुछ बड़ी और जनप्रिय नीतियों की घोषणा की थी, जो बिल्कुल जनता को प्रिय थी, वाकई बहुत अच्छा काम किया, उसी से फेमस भी हुई थी वो। उस वक्त देश के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखें, उस टाइम मोरारजी देसाई जो हैं वो भी, जो उस टाइम के वित्त मंत्री और आपके उप प्रधानमंत्री है ना, यानी कि मतलब अपने क्या थे वो, जिन्होंने मतलब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर थे जब इंदिरा गांधी ने प्रीपर्स और प्रिविलेज को जो है बिल्कुल अबोलिश कर दिया था, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, पहले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे कौन बने? मोरारजी देसाई, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है ना। ये लो भाई शतक। 100वां क्वेश्चन, कर्नाटक को पहले किस नाम से जाना जाता था? मैसूर, ठीक है ना, किस नाम से जाना जाता था? मैसूर। और आज का लास्ट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री का निधन या देहांत कहां हुआ? वेयर डिड लाल बहादुर शास्त्री डाई? ताशकंद, पाकिस्तान, अमेरिका, अफगानिस्तान। होटल में मृत मिले थे, पता है ना।
ताशकंद बिल्कुल सही है, ए इज करेक्ट आंसर। संदिग्ध अवस्था थी लेकिन कोई बात नहीं, ये चीजें खैर अपने पढ़ ली स्टोरी में। ये था आज का सेशन। ध्यान रखें 101 क्वेश्चन पहले कर चुके, 101 क्वेश्चन अब कर चुके, दोनों को देख लो। 202 क्वेश्चन अपने इंडियन पॉलिटी के हो चुके हैं और मेरे हिसाब से आपको सभी को याद भी होंगे। प्रैक्टिस करते जाओ। और 100 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं वर्ल्ड पॉलिटी के, ठीक है ना। तो आज 300 क्वेश्चन, 300 प्लस क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। प्रैक्टिस करनी है बार बार, निरंतर इस क्लास को देखते जाओ। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार देख लो, ऑटोमेटिक ऑप्शन याद हो जाएंगे। तो क्वेश्चन भी याद हो जाएगा, आंसर भी याद हो जाएगा, ठीक है ना। याद हमेशा करना है, प्रेशर मत बनने देना, अभी का अभी याद करना। एग्जाम तक 5 बार कम से कम पढ़ लेना, लगभग बात आपकी बन जाएगी, ठीक है। फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ में। ओके।